आज के खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश यादव जी, जो कि झारखंड में मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं और कौन नहीं जानते हैं। इलाके के सारे नौजवान इनसे वाकिफ़ है और इलाके में जिस प्रकार से आपका भ्रमण हो रहा है हर नौजवान जान चुके हैं और ख़ास करके जो भूमिका आपका रहा है चुनाव को लेकर, इस पर्पज़ से आपको ज़्यादा जानने लगे। जो नहीं भी जानते थे वो ज़्यादा जान रहे हैं। आगे का कुछ प्लान आपका या फिर यूं ही मंत्री का बेटा बन के रहना है? देखिए, ऐसा कोई प्लान नहीं है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। और प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है, सेवा करने का भाव है। चाहे हम पद में रहे ना रहे, हमारे पिताजी जब हारे हुए थे तब भी सेवा किए, आज जीते हैं तो हर तरह का अभी भी सेवा कर रहे हैं। हमारा वही है कि हम कभी पद का लालसा नहीं रहा है, सेवा करना है लोगों का। आज इसी सेवा से हमारे पिताजी की पहचान है, हमारे पूरे परिवार की इसी सेवा से पहचान है, तो बस उसी चीज़ पर अडिग है। आपके आवास पर आए, अभी हम बैठे हुए थे सवेरे सवेरे से, ऐसा कभी फील नहीं होता है कि मंत्री के बेटे हैं? नहीं, इस तरह से कभी ऐसा फील किए हैं? देखिए, आज अगर हमारे पिताजी विधायक रहे, मंत्री बने हैं, तो आप ही जनता के भरोसे बने हैं। इसमें फील क्या होना, आज जो भी बने हैं तो जनता के भरोसे बने हैं और जनता ही सर्वोपरि है। तो आज उन्हीं के लिए, आज तो ये मेरा पैतृक घर हमारा यही हुआ। लगता है मेरे को कि 3 महीने बाद, आज कल पारिवारिक फंक्शन था, 3 महीने बाद आज अपने घर पहुँचे। तो आप समझ सकते हैं कि अब दादा दादी बूढ़े हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं उम्र के, उसके बाद भी मिलना जुलना नहीं हो पाता, तो सेवा भाव है। इसीलिए लगातार फील्ड में घूमते रहते हैं, थक हार के वापस घर भी आते हैं, फ़ोन कॉल से भी आते होंगे, इरिटेट भी होते होंगे। कभी ऐसा लगा है कि कोई बोलते भी होंगे कि भैया फ़ोन नहीं उठाते हैं, मंत्री का बेटा बन गए तो हो सकता है कि ईगो आ गया हो इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं करता, ऐसा कुछ कभी? भैया, मेरे अंदर अगर वैसा कभी कुछ रहता तो जो फ़ोन नहीं उठा पाते तो उसका हम कॉल बैक करते हैं। आप लोग भी अगर ऐसा कभी आप लोग के साथ भी हुआ होगा तो आप लोगों को भी जानकारी होगा कि अगर हम नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करते हैं। अब ऐसा तो कहीं कोई शिकायत है नहीं, लेकिन मजबूरी अब ऐसा हो गया कि हो सकता है कि अब चूँकि पिताजी ज़्यादातर समय रांची में देना होता है, जो कि वाजिब भी है क्योंकि मंत्रालय संभालना है। तो गोड्डा में कोई कार्यक्रम रहा, आज अभी आप ही कुछ ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं, अब इसी बीच किन्हीं का कॉल आ जाएगा तो वाजिब सा बात है, हम नहीं उठा पाएंगे। अब कहीं कोई कार्यक्रम में, क्षेत्र के कोई फंक्शन में नहीं उठा पाते, हम गाड़ी में बैठते कॉल बैक करते हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत होता है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, तो चलिए वाजिब सा बात है। अब लोग जिनसे अपनापन रहेगा तो नाराज़गी भी उन्हीं से रहेगा। बिल्कुल हम दूर भी करते हैं उस नाराज़गी को। नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, हम भी आपको फ़ोन किए हैं, लेकिन उस टाइम भी जैसे कि इलेक्शन का समय था, ज़्यादा व्यस्तता भी होगा, इस मजबूरी को हम भी समझ रहे थे। लेकिन एक आध बार हुआ है कि आप रिसीव नहीं किए, लेकिन रिटर्न किए थे। बहुत ऐसे लोग हैं कि भैया आप तो मंत्री बन गए हैं, अब क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कुछ। अब जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर आए, आप मशगूल थे, हम लोग इस चीज़ों को एनालिसिस किए कि आप जिस तरह से किसी को टाइम दे रहे हो, कोई घर पर आए हुए उनसे बात कर रहे हैं, अब किसी का फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, उसको भी रिसीव करना है, उधर भी टाइम देना है, घर में भी टाइम देना है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। लेकिन अदर आदमी जो आपको फ़ोन कर रहे हैं या फिर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं हम आपके चैनल के माध्यम से ही, देखिए अभी फ़ोन आ रहा है, हम नहीं उठा सकते, चैनल के माध्यम से ही हम आग्रह करेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि हमें फ़ोन उठाने या किसी का परेशानी सुनने में कोई तकलीफ़ है। बस थोड़ा मजबूरी को समझे। अब हम कैसे मजबूरी को समझा सकते हैं? अगर मजबूरी समझना है तो कोई 24 घंटे का समय मेरे साथ दे, ताकि मेरे को और समझ पाए बेहतर तरीके से कि क्या बीतता है। और प्रयास मेरा हमेशा रहा है, आप गोड्डा के लोगों को प्राथमिकता, हम लोगों ने हमेशा प्राथमिकता पर रखा है, किसी भी काम के माध्यम से हो, जैसा भी रहता है हर चीज़ के लिए। आज हॉस्पिटल, हमने स्वास्थ्य को लेकर शुरू दिन से चिंतित थे, आप लोग को भी जानकारी होगा। और सदर अस्पताल का व्यवस्था जो है काफ़ी लचर है, अभी भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आए तो सुधर गया है, लेकिन पहले से कुछ चेंजेस ज़रूर है, कोशिश रहा है। आप देखिए, बेसिक नीड्स है आपका। हॉस्पिटल में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, पेट दर्द होना, नाखून टूट जाने पे लोगों को मायागंज रेफ़र कर दिया जाता था। आज हम मंत्री, हमारे पिताजी बने, हमने सदर अस्पताल में एक अलग से आदमी रखा है, भागलपुर मायागंज में एक अलग से आदमी रखा है, रांची रिम्स में एक अलग से आदमी रखा है,
देवघर एम्स में एक अलग से आदमी रखा है, वो भी अपने पैसे पर। ये नहीं है कि हम कोई सरकार से इस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, या फिर अपने पैसे पे हमारे पिताजी ने इन लोगों को नियुक्त किया है, ताकि कोई भी लोग जाए तो निराश होकर नहीं लौटा कि मंत्री जी की तरफ से हम लोग गए तो हम लोगों का काम नहीं हुआ। हमारा प्रयास है, आखिर कौन सोचेगा ये काम। आपने भी कभी आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगा कि आपका आदमी है यहाँ वहाँ, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं। आप जब भी अगर ऐसे कोई भी जगह पे ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को लगता है कि अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाए या बात नहीं हो पाए तो आप मेरे आवास पर चले जाइए, आप लोगों को सीधा वहाँ से कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। अब हमारे आवास पे हमने 2 कंप्यूटर का लड़का रखा है, हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है कि हमने पिछले 3 महीने में कितने लोगों का इलाज के लिए मदद किया है, आर्थिक हो या फिर शारीरिक रूप से हमारे लोग मौजूद रहते। तो अब विशेष क्या बोलना। तो आप आशीर्वाद, प्यार, सम्मान जो यहाँ के लोगों ने दिया और जो यहाँ पे मिलता है, शायद ही किसी भी नेता को नसीब हुआ होगा। विधायक, सांसद तो कई बने, कई और जगह से भी बने, लेकिन जो अपनापन हम लोगों के साथ लोगों का है कि आज हमारे पिताजी कभी ये फील नहीं होने देते कि तुम मंत्री के सामने बैठे हो, विधायक के सामने बैठे हो। नहीं तो विधायक मंत्री से मिलने के लिए 4 घंटा वहाँ बैठो, 2 घंटा वहाँ बैठो, 3 घंटा वहाँ बैठो, तब बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी देखा है कि सामने से कोई आ रहे तो होता है ना कि गार्ड उसको साइड कर दे रहे हैं। ऐसा मैंने देखा है कई जगह कि ऐसा नहीं है। अब ये नहीं कि आपके सामने में कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें देखा है। मंत्री बनने के बाद चूँकि प्रोटोकॉल लग जाता है, विशेष सुरक्षा आ जाती है, काफ़ी तरह के सिपाही आते हैं। तो हमारे पिताजी जब पहली बार मंत्री बन के गोड्डा आए थे तो वो जो सिपाही लोग थे, चूँकि पहली बार आए तो मुझे भी नहीं पहचान रहे थे, तो लोग इंट्रोडक्शन कराए, सभी से हुआ। तो पहला चीज़ हम यही बोले थे। आपको भी दरकिनार कर दिया गया? मुझे भी दरकिनार। अब देखिए, उनका नौकरी है, प्रोटोकॉल ही उनका नौकरी है। उनको हमने बताया कि भैया आपको देश दुनिया में जो प्रोटोकॉल निभाना है निभाइए। हमारे पिताजी का भी यही खासियत रहा है और हम लोगों का भी यही खासियत रहा है, यहाँ के लोगों का भी यही खासियत रहा है कि बिना रोक टोक का लोग मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ आप रोक टोक मत करिएगा। गोड्डा आने के बाद सायरन मत बजाइएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो सायरन मार ले, मंत्री जी पार हो गए, रुके भी नहीं। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। लेकिन कितना भी समझाने के बाद थोड़ा बहुत तो उनका भी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। नौकरी कर रहे हैं तो काफ़ी उनके ऊपर भी दबाव रहता है। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि पापा जब क्षेत्र में रहे तो वो लोग पीछे रहे, लोगों से उनका रूबरू होने के समय कोई बाधा ना पहुँचे लोगों को। तो ये प्रयास रहा और उस पर हम लोग काम, आप देख लीजिए और भी मंत्री लोग होंगे, हम शिकायत किन्हीं का नहीं कर रहे, सब मतलब चाहते हैं अपने लोगों का काम करें। सभी मंत्री का ये है कि अपने क्षेत्र आने के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। देश दुनिया में प्रोटोकॉल रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि जिस जनता हमें वोट दे के जिताई है, जो जनता, अब वही जनता आपके मतलब आपको ऐसा करे कि जो सुरक्षा में आपका सेंधमारी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे पिताजी भी एकदम इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है। हमने भी अपने लोगों को आश्वस्त कर दिया कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल हमारे क्षेत्र में मत लगाइए जो लोगों में नाराज़गी आए। अच्छा, एक सवाल है आपसे और ज़्यादा समय ले लेंगे क्योंकि आपको भी काम है। नहीं बताइए। मतलब अब पिताजी का तो कभी तो समय उसका निकलेगा ही, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी अपने घर में आराम करने के लिए वो सोचेंगे कि अब कितना समय देंगे, जितना अपना जवानी गुजारना था, क्षेत्र में देना था, वो दे ही दिए। अगर बाय दी वे आप तो कह रहे कि मेरा इच्छा ही नहीं है कि ऐसा नहीं, इच्छा नहीं, देखिए इच्छा किनका नहीं रहता। हाँ, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है क्योंकि कभी देखिए मैं चुनाव से पहले भी मेरे पास ये सवाल काफ़ी आया कि क्या गोड्डा से इस बार आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अगर इच्छुक हो जाएंगे कि नहीं, रजनीश जी अगर आ जाएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है, देखिए बेहतर कोई नहीं होता है, विकल्प रहता है लोगों के पास। और जिस दिन जनता क्या, हम जिस दिन लगेगा कि हम उस लायक हो गए हैं कि हम उस पद पे बैठ के लोग का सेवा कर पाएंगे तो हम अपने आप लड़ेंगे चुनाव। इसमें क्या है, जनता जब आज हमारे आप गोड्डा में देखिएगा तो जातिगत कोई समीकरण नहीं है। बिल्कुल। और अगेंस्ट भाजपा लड़ना, जो भी पार्टी लड़ती है, तो आप समझिए गोड्डा जैसा सीट चूँकि एक वो मुख्यालय है, शहरी क्षेत्र हो गया है मोटा मोटी, वहाँ से जीत दर्ज करना तो हम लोग का मतलब समझिए कि हम लोग के ऊपर एक एहसान है लोगों का। हम लोगों को जिताए तो काफ़ी लोगों के अंदर इच्छा है और जिस दिन लगेगा कि हमें उतरना चाहिए मतलब चुनावी रणभूमि में, तो आखिर हम जिस दिन लायक हो जाएंगे निश्चित रूप से हम उतरेंगे, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। तो हमारा देखिए ऐसा कहीं कोई इंटेंशन नहीं है चुनाव लड़ने का। मेरा पिछला चुनाव में भी मैं भी, आप लोगों को भी जानकारी होगा, 3 साल पहले
विदेश में रहता था, पढ़ाई लिखाई सब वहीं पे हुआ, रांची में रहा, पूरा बचपना रांची में बीता। विदेश जो गए हुए थे, कभी आप दुबई गए होंगे पढ़ाई के लिए? लंदन गए थे। लंदन गए थे सर, लंदन गए थे, क्या चीज़ का पढ़ाई करने? MBA करके आया। MBA किया। कभी ऐसा भी सवाल उठता था कि डॉक्टर बनने के लिए गए, कोई बड़े डॉक्टर अब मिलेगा गोड्डा को? नहीं, वो तो प्रदीप यादव जी के लड़के थे ना डॉक्टर। अच्छा, आप MBA कर? MBA किया। देखिए, हमारा कोई दिलचस्पी नहीं था आने का, लेकिन कारण क्या था कि जो पूर्व के जनप्रतिनिधि थे उनको लगता था, गुमान था कि भाई इनके पास वो आधुनिकता नहीं है, जिस कारण से हम लोग मामूली वोट से हार जाते थे। मीडिया में आके गुंडा बोल देना, मवाली बोल देना, अशिक्षित बोल देना, तो कहीं एक पुत्र के लिए अपने पिता के बारे में सुनना। आज हमारे पिताजी कभी उनके पिताजी के बारे में नहीं बोले, हम लोग कभी नहीं बोले, तो आपका भी अधिकार, आप लड़ाई लड़िए, राजनीतिक लड़ाई कौन नहीं लड़ता है। आखिर आज ऐसा हो जाता है कि भाई भाई के अगेंस्ट लड़ जाता है, बेटा पिताजी के अगेंस्ट लड़ जाता है, ऐसा लड़ाई रहता है। लेकिन ऐसा लड़ाई को अगर आप घरेलू लड़ाई बना दीजिएगा, मारपीट पे आप उतर जाइएगा, तो गुंडा बोल दीजिएगा, तो वो सब चीज़ सुनना बहुत ख़राब लगता था मेरे को भी, कि पिता के बारे में सुनना, जो मेरे पिताजी कभी वैसे हैं नहीं, ना किए हैं। आज उसी चीज़ का जवाब देने के लिए हम इस क्षेत्र में आए थे, और हमको पता है कि हम उस चीज़ का जवाब दे दिए, इस जनता के बदौलत दिए, इस जनता के भरोसे दिए जवाब, और इस जनता ने यहाँ का जो जवाब दिया उनको, तो आज देखिए फिर भी अभी टरटराते रहते हैं बीच बीच में। हाँ, अभी भी जैसे कि अमित मंडल जी कई तरह के आरोप लगाते हैं कि जीतने के बाद इस तरह से गोड्डा में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपसे एक चीज़ पूछते हैं, उनका शिकायत एक दो यही रहता है कि चुनाव से पहले का शिकायत था कि जीतेंगे, फलना का मन बढ़ जाएगा, फलना मतलब फलना जात का, हम नाम क्यों लेंगे, चौक चौराहा अशांत हो जाएगा। आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, कौन सा चौक चौराहा अशांत हो गया? और मामूली सा विवाद कब नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, ये बताइए। हाँ, ये तो इंसान का स्वभाव है। डेटा एनालिटिक्स निकालिए, जो मर्डर उनके कार्यकाल में हुआ 10 साल में, अब मेरे पिताजी का पिछला 15 साल का कार्यकाल देख लीजिए, आप निकाल लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। लेकिन दोष हम लोग का बस इतना ही है कि हम लोग पर्टिकुलर एक जाति को लेकर हम लोग पे दोषारोपण कर दिया जाता है। गलती हम लोग का कहीं आपको ऐसा फील हुआ है कि हम जिस जाति से आते हैं ज़्यादातर उसको टारगेट किया जाता है? हमारे जात को क्यों नहीं किया जाता है? कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र से फ़ोन आया कि देखिए ना कि फलना यादव आके हमको मार दिया, नाम नहीं लिया कि यादव लोग आए हमको मार दिया। हम एक ही सवाल किए कि कोई क्रिमिनल का कास्ट नहीं होता है, आप नाम बताइए ना, नाम बताइए, कार्रवाई नहीं होगा। बाद में पता चलता है कि यही लोग जाके उस आदमी के साथ मारपीट किए, तो वो बदले की भावना के साथ आके मारपीट किए। आखिर अब उसमें मेरे जात को टारगेट कर दिया जाता है। अरे हमारा कास्ट तो ऐसा रहा है कि अगर आपके एक पैर टूटा हुआ है तो दूसरा अपना पैर दे देता है कि भाई आदमी को परेशानी नहीं हो चलने में। तो अब क्या बोलना, टारगेट किया जाता है, जात को करते रहे। जनता है, जातिगत भावना से उठ के ना वोट दिए। 19,000 20,000 यादव में 1,10,000 वोट लाए, तो जातिगत भावना से उठ के ही लोग वोट दिए। हमारे पिताजी सबके लिए सामान्य रूप से काम के तभी वोट दिए। पवन यादव जो कि रेस्लर है, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वहाँ पर आपसे मुलाकात भी हुई थी, बात भी किए थे, क्योंकि उसकी बॉडी आने से पहले आप वहाँ पर मौजूद थे जी। जो चीज़ें आपने उसके लिए किए हैं, वहाँ के लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं आपका, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने उसके लिए जो वहाँ पर लड़ाई लड़े हैं, उनका साथ जो दिए हैं, एम्स में वो भर्ती थे, उनसे दोबारा आपसे मुलाकात हुई। उनके लिए मैंने ये भी सुना है कि एक बेटी का पढ़ाई का खर्च उठा, ये सच है? देखिए, आपको बता देते हैं, वो पहलवान पवन यादव जी जिनका देहांत हुआ, एक तो ऐसा कभी हम लोग सुने नहीं थे कि कुश्ती लड़ते लड़ते किन्हीं का ऐसा आकस्मिक निधन हो जाता है। लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी दुखदाई था, चूँकि हमारे क्षेत्र के थे, हमारे रिलेटिव भी थे। उनके हमारे जो उप प्रमुख है बसंत राय के, जो उनके चाचा लगते हैं, वो हमारे रिश्ते में नाना लगते हैं। तो हमारे लिए एक पारिवारिक क्षति के साथ साथ एक क्षेत्र का बड़ा घटना है ये। और हम लोगों ने प्रयास क्या किया नहीं किया आप लोगों को भी पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा वो आदत नहीं है कि अगर हम चॉकलेट भी खरीद के बच्चा को दे रहे हैं तो उसका भी हम फ़ोटो वीडियो बना के देश दुनिया के सामने लाए। हमारा वो आदत नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। हम क्यों करें? जनता हमको चुना है, हम काम करेंगे, चाहे हमको जिस रूप में करना है। अब ज़बरदस्ती बरसाती मेढक लोग टरटरा देता है,
कि इनका इलाज के अभाव में देहांत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भैया जान बचाना मेरे भगवान के हाथ में रहता है। हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास में हमने कहीं कोई कमी नहीं की। आप उनके परिवार वालों से पूछिए। अब जो ये आरोप लगा रहे थे कि मंत्री जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, ठीक है मंत्री जी कुछ नहीं किए मान लिए। आपने जब से उनका रीढ़ का हड्डी टूटा था 29 जनवरी को, उनका देहांत हुआ 25 फरवरी को, मुझे डेट भी याद है। इस बीच में आप बता दीजिए कि पूर्व के विधायक ने कितने बार सवाल जवाब किया। अगर सत्ता पक्ष काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष का क्या काम रहता है? दबाव दे के काम कर रहा है। क्या काम किया? कितने बार आप सोशल मीडिया में बोले इस बात को? आप चलिए फील्ड पे तो आपका उतरने का आदत नहीं, क्या कि लंदन का हवा लगल है ना। आप विधायक बनने पे उतरे थे, हारने पे तो भगवान जाने की गोड्डा में सब घर में तो ताला लगा हुआ है। तो ना आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाए ना कुछ उठाए। जब देहांत हो गया तब आप आवाज़ उठाते हैं कि श्रम मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल देंगे, मुआवजा दे चाहे नहीं दे, सरकार मुआवजा दे चाहे नहीं दे। हमारे पिताजी ने घोषणा किया कि हम अपने वेतन से 1 लाख रुपया देंगे, साथ में अपने वेतन से उनकी बहन का पूरा पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। बिल्कुल। आज ये घटना घटने का आज 10वां दिन है। आज तो अभी तक भी जाके पूर्व के विधायक उनके घर में सूद तक नहीं लिए। तो आरोप किस मुंह से लगाते हैं? राजनीति करना उनको तो मौका चाहिए। हमने तो पहले भी कहा था कि वैसे लोगों को बस मौका का तलाश रहता है कि राजनीति कैसे करना है, मौका मिलता है बस। आज हाईवा से एक्सीडेंट इतना होता है क्षेत्र में, डीवीएल की गाड़ी जान ले लेती लोगों का, उनका मुंह नहीं खुलता है। और आपको चैनल के माध्यम से बता दें, जितना भी महालक्ष्मी लोग कहते हैं कि जितना भी हाईवा चलता है सब मंत्री जी का है। आप क्या आप लोगों को बताया जाए, एक सिंगल गाड़ी महालक्ष्मी का या एक सिंगल रुपया भी उस हाईवा सबसे हमें आता होगा तो हमारे पिताजी से मैं आग्रह करूँगा आप रिज़ाइन दे दीजिए। सब हमारे कार्यकर्ता लोगों का है, मेरे मामा का गाड़ी है, मेरे छोटे मामा का है, और भी लोगों का मिला जुला के गाड़ी है। कंपनी पूर्व में हमारी थी, हमने कंपनी, हमारे पिताजी ने 15 साल पहले, 20 साल 15-17 साल पहले कंपनी छोड़ दिया। आज उस कंपनी के नाम पे अगर हमारे कार्यकर्ता गाड़ी चला रहे हैं, कहीं धक्का लग जाता है, कुछ हो जाता है तो डीबीएल के मामले में उनका मुंह नहीं खुलता है। लेकिन महालक्ष्मी देखते हैं तो कहते हैं 10 लाख मुआवजा दे दो। तो अब ऐसा लोगों से क्या कहना? मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका ख़राब हो चुका है, दिमाग उनका वश में नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम उनको भी आग्रह करेंगे कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो प्रतिनिधि रांची में भी है, रिम्स तक है, काके में भी एक प्रतिनिधि रखवा देंगे, इलाज वहाँ भी संभव है, मानसिक इलाज वहाँ बढ़िया होता है। हम आग्रह करेंगे इलाज के लिए। आप भी लिंक उंक आपके पास नंबर होगा तो भेज दीजिएगा उनको, न्यूज़ देखे और काके जाके इलाज करवा ले अपना। कई बार देखिए सवाल तो ये बनता है कि जो सत्ता में है सवाल तो उन्हीं से होगा। सवाल का जवाब के साथ साथ हम काम से भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन भैया हर चीज़ आप छोटा सा चीज़ बताइए। आज हम विधायक, हमारे पिताजी बने 23 नवंबर को, 5 दिसंबर को मंत्री बने, आज का तारीख है 7 मार्च। 3 महीने में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किसी रोड जगह पे पुल बन जाएगा, कहीं पीसीसी बन जाएगा? आप उम्मीद कर सकते हैं? आपको तो हमने बताया कि हमने डीएमएफटी के माध्यम से 115 योजना चढ़वा दिया है। योजना चढ़ा है, अब उसका प्राक्कलन राशि बनेगा, धरातल पे काम दिखेगा। हम तो चुनाव के पूर्व भी कहते हैं कि 1 से 1.5 साल समय दीजिए, आपको दिखेगा कि काम हुआ। अब समय देंगे नहीं। लोग सोचते हैं, आप जमनी कोला में आपने पुल देखा, उनके कार्यकाल में बना हुआ पुल टूट के गिरा हुआ है। मेला लगा जमनी कोला में, हमारे पिताजी इन्वाइटेड थे तो वहाँ एक मीडिया वाले बयान ले लिए कि मंत्री हैं दो पुल नहीं है आपका गांव में बन पाया। आप ही लॉजिकल चीज़ बताइए, क्या 2 महीना में कोई पुल बन सकता है? नहीं। बीच में सुने थे कि बना हुआ पुल बहुत जल्दी वो टूट गया। वो तो किनके कार्यकाल में बना था, आप ये जांच का विषय है। हमारे कार्यकाल में हमारे कोरका में पुल गिर गया था तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हाय तौबा मचा दिए थे। तो आज तो पुल गिरे हुए कम से कम 2 साल हो गया, वो अंडर कंस्ट्रक्शन 1.5 साल से रुका हुआ है पुल। उस पर सवाल जवाब नहीं किए। हमने तो, हमारे पिताजी ने चिट्ठी लिखा कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करिए, नया ठेकेदार अपॉइंट करके पुल का काम चालू करवाइए। हमारे पिताजी दर्द जानते हैं ना कि आम जनता को क्या तकलीफ़ होती है। अब जो हवा में रहेंगे, आसमान में रहेंगे, उनको क्या दर्द पता रहेगा लोगों का क्या रहता है। आज बसंतराय जैसा पिछड़ा सुदूर क्षेत्र में आप बताइए कितना काम पूर्व के विधायक ने किया। यही सब बात, आप लोग समय दीजिए, समय के साथ सब चीज़ होगा।
निश्चित रहिए 2 साल में आपको अपना गोड्डा को हम बदल के दिखा देंगे। मेरा वादा है आप लोगों से, जिस वादा के अनुरूप यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, उस वादा को हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे, उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे। 2 साल का समय दीजिए, आपको धरातल पे हर चीज़ दिख जाएगा। अंतिम में है कि आप भी फील्ड में कभी ना कभी जरूर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ये आते देखिए हैं। अभी आपका 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, बिल्कुल मिस कॉल देख लीजिए। बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं कि व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ऐसे में बिल्कुल भी मत सोचिए कि भाई मंत्री के बेटे आए तो घमंड आ गया। ऐसा मुझे भी फील नहीं हुआ अभी। साथ में हमारे सलीम भाई भी है और बगल के ही तौकीर भाई जो कि मुखिया के प्रतिनिधि हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता। हम लोग भी खैर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन एक आम आदमी अगर इतना व्यस्त हो सकता है तो समझिए कि इनके ऊपर कितना दबाव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मिल सकते हैं कभी ज़रूरी कामों को लेकर, और आपको ये फील होने नहीं देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइए, आपका काम जरूर होगा। उम्मीद नहीं, भरोसा रखिए। बिल्कुल। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ। मैं हूँ रजनीश यादव जी के साथ रिजवान। आप देख रहे थे देसी तरकस।